दोस्तों, अब तक की कहानी में आपने देखा रुद्र और कृपा ने 10 साल की मेहनत और अपनी पूरी जमा पूंजी लगाकर अपने सपनों का घर बनवाया। गृह प्रवेश की पूजा भी धूमधाम से हुई और पूरा परिवार उनकी खुशी में शामिल हुआ। लेकिन शिफ्टिंग से पहले ही रात में जब रुद्र अकेला उस घर में रुका तो उसके साथ कुछ अजीब घटनाएं होने लगी। उसे घर में किसी के चलने की आवाज़ें सुनाई दी। बच्चों के कमरे में किसी की परछाई दिखाई दी। खिड़कियां अपने आप जोर जोर से हिलने लगी और जब रुद्र ने अंदर झांका तो वहां कोई दिखाई नहीं दिया। फिर रुद्र ने अपनी आंखों से एक 6 फीट लंबा साया देखा जो छिपकली की तरह दीवार पर चढ़कर बाउंड्री के पार चला गया। घबराकर उसने अपने पिता संजय जी को बुलाया। संजय जी, शर्मा जी और बाकी के लोग तुरंत वहां पहुंचे, लेकिन उन्हें कमरे में कोई नहीं मिला। हाँ, खिड़की पर टूट फूट के निशान और बाउंड्री की दीवार पर एक विशाल छिपकली जैसे पंजे के निशान जरूर मिले, लेकिन सबने उसे मजदूरों की शरारत या रुद्र का वहम मान लिया। हालांकि अनामिका जी को अभी भी लग रहा था कि उस घर में कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन रुद्र ने फैसला कर लिया कि वह हर हाल में अपने परिवार के साथ उस नए घर में शिफ्ट होगा। लेकिन क्या सच में वह सब रुद्र का वहम था या फिर उनके घर में उनके अलावा भी कोई रहता था? आइए देखते हैं आगे क्या हुआ। खैर, अब रुद्र ने भी नए घर में उसके साथ जो कुछ भी हुआ उसको अपने मन का वहम और अपने थकान के कारण हुआ एक वहम मान लिया था, और अब वह पूरी तरह से आश्वस्त था कि नए घर में ऐसा कुछ भी नहीं होगा और वह लोग जल्दी ही वहाँ पर शिफ्ट हो जाएंगे। अगला दिन ऐसे ही बीत गया। कृपा को अभी तक इस बारे में कुछ भी नहीं पता था और रात होने को आई। क्योंकि घर का गृह प्रवेश हो चुका था, इसलिए आज रात भी वहाँ पर किसी न किसी को रुकना ही था। घर को खाली नहीं छोड़ा जा सकता था। कृपा बच्चों के साथ अपने किराए के घर में ही रहने वाली थी। थोड़ा बहुत काम का सामान उसने आज भी शिफ्ट कर दिया था और कुछ शॉपिंग वगैरह भी की थी उसने नए घर के लिए। अब रुद्र को अपने नए घर पर जाकर सोना था, लेकिन उधर रुद्र के मम्मी पापा, संजय जी और अनामिका जी, उनको थोड़ी बहुत टेंशन थी कि कहीं कल रात रुद्र के साथ जो कुछ भी हुआ था, अगर उसमें 1% भी सच्चाई है तो क्या रुद्र को उस घर में अकेले सोने देना सही रहेगा। यही सोचकर संजय जी ने रुद्र को फ़ोन किया। बेटा, आज मैं और तेरी मम्मी भी तेरे साथ नए घर पर सोएंगे। तू फिक्र मत कर, हम तीनों लोग साथ में रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है और तेरे मन का वहम भी दूर हो जाएगा। रुद्र को भी यह अच्छा लगा, क्योंकि कहीं ना कहीं उसके मन में भी थोड़ा बहुत डर तो था ही। खैर, अब तीनों यानी कि संजय जी, अनामिका जी और रुद्र रुद्र के नए घर पर आ चुके थे। अनामिका जी ने बोला, मंदिर के पास वाला रूम ठीक रहेगा, तीनों एक ही रूम में सो जाते हैं। रुद्र ने बोला, हाँ ठीक है मम्मी, वैसे भी अभी सारी सेटिंग तो हुई नहीं है, मैं ज़मीन पर गद्दा बिछाकर सो जाता हूँ, आप और पापा यहाँ बेड पर सो जाओ। और फिर बगल में ही मंदिर का दिया भी जल रहा था। अनामिका जी ने बोला, बेटा, मंदिर का दिया तो जल रहा है, अच्छी बात है, लेकिन घर की लाइटें भी जली रहने दो। लाइटें जली रहने से कोई भी नकारात्मक शक्ति घर में नहीं आती। रुद्र ने बोला, लेकिन मम्मी, अब हमें तो इस घर में रहना है, घर में पूजा भी हो चुकी है, रात में लाइटें जलाकर तो कोई सोएगा नहीं, फिर यह वहम तो मन से निकालना ही पड़ेगा, इसलिए लाइट बुझाकर ही सोते हैं। संजय जी का भी यही कहना था कि हाँ, हमें यह वहम निकालना ही पड़ेगा। अब कब तक लाइट जलाकर इस तरह से सोएंगे, फिर तो यह डर का माहौल कभी ख़त्म ही नहीं होगा। अनामिका जी अपने साथ एक झोले में कुछ लेकर आई थी। रुद्र ने बोला, ये क्या है? अनामिका जी उसे छिपा रही थी। रुद्र ने बोला, दिखाइए मम्मी, ये आप क्या लेकर आई हैं? तो अनामिका जी ने झोला आगे कर दिया। झोले में 3 लकड़ी के डंडे थे, जिसके आगे मोटा कपड़ा बंधा हुआ था और शायद उस पर केरोसिन लगी हुई थी। रुद्र ने बोला, ये क्या है मम्मी? उन्होंने साथ में फ्लेम वाली लाइटर भी रखी हुई थी। अनामिका जी ने बोला, देखो बेटा, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगा कि ईश्वर न करे अगर सच में यहाँ कोई बुरी शक्ति हुई तो अपनी सुरक्षा के लिए कुछ तो होना चाहिए। वैसे तो मंदिर में ईश्वर के नाम का दिया जल ही रहा है, लेकिन फिर भी मैं ये डंडों में मोटे कपड़े बांधकर उस पर केरोसिन लगाकर ले आई। मैंने सुना है आग जला देने से भूत प्रेत हमारे पास नहीं आ सकते, इसलिए मैं ये 3 डंडे लेकर आई हूँ कि अगर कल रात जैसा फिर कुछ हुआ तो हम तुरंत इन्हें जला लेंगे। संजय जी बोले, क्या अनामिका, क्या बहकी बहकी बातें कर रही हो? मैं रुद्र के मन से यह वहम निकालना चाहता हूँ और तुम ऐसी बातें करके और ऐसे काम करके दोबारा उसके मन में यह वहम डालना चाह रही हो। अनामिका जी ने बोला, अरे नहीं,
आप तो फालतू में गुस्सा हो रहे हैं, मैं तो बस ऐसे ही ले आई थी। कोई बात नहीं, मैं इसे यहीं किनारे रख देती हूँ, कहकर अनामिका जी ने बेड के पीछे वह झोला रख दिया और बोली, चलो बेटा अब सो जाते हैं, काफ़ी रात हो गई है, फिर सुबह तुम्हें ऑफिस भी जाना है। और अनामिका जी और संजय जी वहीं बेड पर सो गए और रुद्र जमीन पर गद्दा डालकर सो गया। अंधेरा गहराने लगा था और रात भी काफ़ी हो गई थी, लेकिन फिर रात में करीब 2:30 बजे के आसपास घर में किसी के रोने की हल्की हल्की सी आवाज़ सुनाई दी और साथ में ऐसा भी लगा कि कोई चहलकदमी कर रहा है। सबसे पहले रुद्र की ही नींद खुली और उसे दरवाजे के नीचे से साफ दिखा जैसे बाहर कोई चहलकदमी कर रहा है। रुद्र की हालत खराब हो चुकी थी, मतलब कि यह सब कुछ उसका वहम नहीं था। उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी बगल में बेड पर सो रहे संजय जी और अनामिका जी को जगाने की। वह पसीने पसीने हो रहा था। रुद्र को बाहर से किसी औरत के हल्के हल्के रोने की आवाज़ आ रही थी। कभी पायल और चूड़ियों की आवाज़ भी आ रही थी, कभी चलने की आवाज़ आ रही थी। फिर ऐसा लगा जैसे कोई बच्चा दौड़कर भागा हो। फिर कभी ऐसा लग रहा था जैसे कोई लंबा चौड़ा आदमी बाहर से गुजर रहा हो। अब रुद्र की हालत बहुत ज़्यादा खराब हो गई और वह दौड़कर बेड के ऊपर चढ़ गया, जिसकी वजह से घबराकर अनामिका जी और संजय जी उठ गए और बोले, रुद्र बेटा क्या हुआ, क्या हुआ? रुद्र ने बोला, दरवाजे के नीचे से देखो पापा, बाहर कोई है। अब संजय जी और अनामिका जी की भी हालत खराब हो गई। संजय जी ने भी ज़मीन पर बैठकर दरवाजे के नीचे से देखा। सच में बाहर साफ पता चल रहा था कि कुछ लोग चहलकदमी कर रहे हैं। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बच्चा हो, कभी लग रहा था कोई औरत है और कभी लग रहा था कोई अच्छा खासा लंबा चौड़ा आदमी है। संजय जी घबरा गए। अनामिका जी की भी हालत खराब हो गई। संजय जी बोले, बेटा ये तेरा वहम नहीं है, इस घर में कुछ तो है, हम फंस चुके हैं बेटा इस घर में। रुद्र ने बोला, पापा अब क्या होगा? मैंने अपने जीवन भर की जमा पूंजी इस घर में लगा दी है और काफ़ी बड़ा लोन भी ले रखा है। अब ये भूत प्रेत कैसे आ गए घर में, जबकि मैंने सब कुछ पूरे विधि विधान से किया था। ज़मीन लेने से पहले इस ज़मीन की अच्छे से जांच भी करवाई थी, यहाँ की मिट्टी भी चेक करवाई थी। फिर ऐसा कैसे हो सकता है? पंडित जी ने सब कुछ बहुत अच्छा बताया था। संजय जी ने बोला, हाँ ये सब तो हमारे सामने ही हुआ था और हम सब ने देखा था, लेकिन अभी फ़िलहाल ये जो नई मुसीबत इस कमरे के बाहर खड़ी है, इसके बारे में सोचो। हम लोगों की जान अभी खतरे में है। बाहर आवाज़ें तेज़ होती जा रही थी। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। संजय जी ने शर्मा जी को फ़ोन लगाया और बोला, शर्मा जी आज मैं रुद्र के साथ उसके घर पर सोने आ गया। रुद्र को कोई वहम नहीं हुआ है। कमरे के बाहर कोई है और यह कोई इंसान नहीं है। हम लोग बुरी तरह से फंस गए हैं शर्मा जी, क्या करें? शर्मा जी ने बोला, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं संजय जी, ऐसा कुछ नहीं होता, मैं अभी आता हूँ। संजय जी ने बोला, अरे नहीं नहीं शर्मा जी, बिल्कुल नहीं, कल हम लोग ये बेवकूफ़ी कर चुके हैं। हमें लगा रुद्र को वहम हुआ है, लेकिन आज मैं, अनामिका जी और रुद्र तीनों अपनी आंखों से देख रहे हैं, यहाँ कुछ तो है। हमारी जान तो पहले से ही खतरे में है। हम आप लोगों को बुलाकर और बड़ा खतरा मोल नहीं लेना चाहते, लेकिन अब मैंने तय कर लिया है, रुद्र इस घर में नहीं रहेगा, बस किसी तरह से सुबह हो जाए। शर्मा जी भी बोल रहे थे, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? इतने सालों से इस मोहल्ले में हम रह रहे हैं, आज तक हमने ना ऐसा देखा ना सुना, फिर आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? लेकिन तब तक बाहर से आवाज़ें तेज़ होने लगी। संजय जी ने कहा, शर्मा जी मैं फ़ोन रखता हूँ, बहुत डर लग रहा है, बाहर से आवाज़ें तेज़ हो रही हैं। अनामिका जी की तो हालत ख़राब हो गई थी और उन्होंने जल्दी से बेड के पीछे रखा अपना झोला निकाल लिया था और अपने हाथ से बनाई तीनों मशालों में वो फटाफट से आग लगाने लगी। और अनामिका जी ने बोला, बेटा इसे पकड़, इसे पकड़। पुराने ज़माने में लोग गलत नहीं कहते थे, मैंने सुना है आग से भूत प्रेत दूर रहते हैं। रुद्र ने फौरन एक मशाल पकड़ ली। उन्होंने तीनों मशाल जला दी और तीनों ने अपने हाथ में एक एक मशाल ले ली थी। अनामिका जी ने बोला, हम यहाँ सुरक्षित नहीं हैं, क्योंकि ये इंसान नहीं है और ये कमरे में आ सकते हैं। इन्हें दरवाज़ों की कोई ज़रूरत नहीं होती। रुद्र ने बोला, अब क्या करें मम्मी, अगर हमें कुछ हो गया तो कृपा और बच्चों का क्या होगा? अनामिका जी बोली, कुछ नहीं होगा बेटा हमें। अगर भूत प्रेत होते हैं तो ईश्वर भी होते हैं और ईश्वर से बढ़कर कोई भूत प्रेत नहीं हो सकते। तू चिंता मत कर। इस वक्त इस घर में सबसे ज़्यादा सुरक्षित जगह घर का मंदिर है, हमें फ़ौरन मंदिर के अंदर चलना होगा। रुद्र बोला,
लेकिन मम्मी, दरवाज़ा खोलने में बहुत डर लग रहा है। अनामिका जी ने बोला, लेकिन हमें ये करना ही पड़ेगा रुद्र, क्योंकि हम इस कमरे में सुरक्षित नहीं हैं। जो लोहे के ग्रिल को पार कर सकता है, क्या वो इस दरवाजे को पार नहीं कर लेगा? रुद्र ने बोला, हाँ मम्मी, आप ठीक कह रही हो। पता नहीं अब मेरे बीवी बच्चों का क्या होगा। अनामिका जी ने बोला, बेटा हिम्मत रख, चल मैं पहले चलती हूँ। संजय जी बोले, नहीं अनामिका, तुम रुको, मैं आगे चलता हूँ। रुद्र ने बोला, नहीं मम्मी पापा, हम तीनों साथ चलेंगे। मैं आप लोगों की जान खतरे में नहीं डाल सकता। हिम्मत करके रुद्र ने दरवाज़ा खोला। तीनों ने हाथ में मशालें पकड़ रखी थी। सामने कोई नहीं था। ठीक बगल में पूजा घर था। रुद्र चारों ओर देख रहा था। अब बगल में गेस्ट रूम वाले कमरे से आवाज़ आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि गेस्ट रूम में बच्चे खेल रहे हैं और वो स्त्री और पुरुष आपस में बातें कर रहे हैं। रुद्र ने बोला, मम्मी, गेस्ट रूम की तरफ ध्यान दो। अनामिका जी ने बोला, हाँ, वहीं पर चले गए हैं वो लोग। अनामिका जी ने बोला, ये किस मुसीबत में पड़ गए हम, चल जल्दी चल। और अनामिका जी, रुद्र जी और संजय जी हाथ में मशाल लेकर पूजा घर की तरफ चले गए और पूजा घर के अंदर घुस गए। जब वो लोग कमरे से पूजा घर की तरफ भाग रहे थे तो उन्होंने साफ देखा एक बच्चे का साया जो उनके सामने आकर खड़ा हो गया था। रुद्र डर गया था। वह बच्चा ज़ोर ज़ोर से हंस रहा था। रुद्र को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन अब वो लोग पूजा घर के रूम में घुस चुके थे। बच्चा अभी भी बाहर खड़ा था कि तभी एक औरत आई, उस बच्चे को गोद में उठा लिया और अजीब सी नज़रों से रुद्र, संजय जी और अनामिका जी को देखने लगी। तीनों की हालत खराब हो गई थी। तीनों ने हाथ में मशाल पकड़ रखी थी। अनामिका जी ने मंदिर में रखा बजरंग बली का फोटो उठा लिया था और उस औरत की ओर देखते हुए बोली, कौन हो तुम, कौन हो तुम? औरत बजरंग बली का फोटो देख रही थी। उसे अजीब सी घबराहट हो रही थी। वह पीछे हो रही थी। अनामिका जी को समझ में आ गया कि बजरंग बली की फ़ोटो और आग को देखकर शायद ये भूत प्रेत डर रहे हैं। अनामिका जी ने हिम्मत की और आग और बजरंग बली की फ़ोटो लेकर आगे बढ़ने लगी। संजय जी उन्हें रोकने लगे, लेकिन अनामिका जी ने बोला, ईश्वर से बड़ा कोई भूत प्रेत नहीं होता, आप लोग अंदर ही रहिए, मैं इसे देखती हूँ। और वह आग वाली मशाल और बजरंग बली की फ़ोटो लेकर उसकी तरफ आगे बढ़ी। वह साया एकाएक हवा से भी तेज़ स्पीड से गेस्ट रूम की ओर चला गया। इसे देखकर अनामिका जी हैरान हो गई। वह वापस पूजा के कमरे में आ चुकी थी और बोल रही थी, बेटा, इस घर पर तो काला साया पड़ चुका है। ऐसा कैसे हो सकता है? हम तीन इंसान यहाँ उपस्थित हैं, घर में पूजा हुई है और ये प्रेत आत्माएँ घर में घूम रही हैं। जिंदगी में पहली बार ऐसा कुछ देख रही हूँ। कि तभी गेस्ट रूम से ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें आने लगी। ऐसा लगने लगा कि गेस्ट रूम का बेड उठाकर कोई पटक रहा है। तीनों डरने लगे, लेकिन फिर सब कुछ शांत हो गया। सबको समझ में आ चुका था कि एक बहुत बड़ी मुसीबत उनके सिर पर पड़ चुकी है। बस सब जल्दी से सुबह होने का इंतज़ार कर रहे थे। और जैसे तैसे सूरज की पहली किरण आई। सूरज की पहली किरण के साथ ही शर्मा जी भी गेट पर आ चुके थे। बहुत खास दोस्त थे वह संजय जी के। उन्होंने फ़ोन लगाया, अरे संजय, मैं रुद्र के घर के बाहर ही खड़ा हूँ, दरवाज़ा खोलो। शर्मा जी की आवाज़ सुनकर सबको थोड़ी हिम्मत आई और वो लोग दौड़ते हुए मेन डोर की तरफ भागे। दरवाज़ा खोला और बाहर कॉरिडोर से होते हुए मेन गेट की तरफ भागे। शर्मा जी उनकी हालत देखकर समझ गए थे कि इस घर में कुछ ना कुछ तो है। संजय जी ने रात की सारी घटना शर्मा जी को बताई और बोला कि उन्होंने रात भर पूजा रूम में बिताई है और हाथ में मशाल लेकर रखी थी, क्योंकि आग के डर से भूत प्रेत पास नहीं आते। शर्मा जी ने बोला, लेकिन अब तो रोशनी हो चुकी है और हम सब आ भी गए हैं, चलो चलकर देखते हैं क्या है। किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी गेस्ट रूम की तरफ जाने की, लेकिन शर्मा जी ने बोला, देखना तो पड़ेगा ना, आखिर बात क्या है। अब डरने की कोई बात नहीं है, काफ़ी रोशनी हो चुकी है। अगर कोई काला साया होगा भी तो वह रोशनी में हमारे सामने नहीं आएगा, लेकिन फिर भी सुरक्षा की दृष्टि से बूझ चुकी मशाल को दोबारा से एक दूसरा कपड़ा लगाकर जलाया गया, ताकि अगर कोई अनहोनी होने की आशंका हो तो अपनी सुरक्षा की जा सके। और फिर सब लोग गेस्ट रूम की तरफ बढ़ चले। हिम्मत करके रुद्र ने गेस्ट रूम का दरवाज़ा हाथ से धक्का दिया, क्योंकि दरवाज़ा खुला हुआ था, सिर्फ हल्का सा सटा था। अंदर का दृश्य देखकर सब चौंक गए। गेस्ट रूम का बेड टूटा पड़ा था, वह बुरी तरह से टूट चुका था। शायद रात में गुस्से में उन प्रेतात्माओं ने उस बेड को तोड़ दिया था, क्योंकि रुद्र की माँ अनामिका जी ने उनका सामना कर लिया था।
बजरंगबली की फ़ोटो और हाथ में मशाल लेकर। कमरे में एक एक सामान बिखरा पड़ा था और इस बार भी कमरे की दीवारों पर अजीब अजीब से पंजों के निशान थे। साथ ही इस बार छोटे छोटे बच्चों के हाथ के बराबर के पंजों के निशान भी थे। यह देखकर शर्मा जी को भी यकीन हो गया कि ये बहुत बड़ी मुसीबत रुद्र के घर पर आ चुकी है। अनामिका जी ने बोला, अब तो कृपा को सारी बात बतानी ही पड़ेगी। वह तो कितनी एक्साइटेड है इस घर में आने के लिए, लेकिन अब मैं तुम लोगों को इस घर में नहीं आने दूंगी। इतना बड़ा रिस्क मैं नहीं ले सकती। पैसे डूबते हैं तो डूब जाएं, तुम लोग इस घर में नहीं रहोगे। किराए की कोई दिक्कत नहीं है, किराया हम दे देंगे, या फिर तुम वापस अपने घर में आ जाओ, अपने मम्मी पापा के पास। वादा करती हूँ तुम्हारी पत्नी से कभी लड़ाई नहीं करूँगी, लेकिन मैं इस घर में तुम लोगों को नहीं रहने दूंगी। रुद्र अपना सिर पकड़कर बैठ गया। बुरी तरह से बर्बाद हो चुका था रुद्र। खैर, शर्मा जी ने उसे हौसला दिया और बोला, चलो, यहाँ रहना सुरक्षित नहीं है। ईश्वर का दिया जल रहा था, लेकिन अनामिका जी के मन में यह सवाल था, ईश्वर, ऐसा कैसे हो सकता है? आपके होते हुए यह सब कुछ कैसे हो रहा है? आप तो सब जानते हैं, हमने अपनी तरफ से कोई गलती नहीं की है, फिर यह सब कुछ कैसे हो रहा है? अब आपको ही इसका निपटारा करना होगा। और फिर वह लोग घर से बाहर निकल गए। इधर कृपा लगातार रुद्र को फ़ोन कर रही थी कि मैं नए घर पर आ रही हूँ कुछ सामान लेकर। रुद्र ने बोला, कृपा, अभी कोई सामान लेकर आने की ज़रूरत नहीं है, तुम सीधा मम्मी के घर आओ, कुछ ज़रूरी बात करनी है। कृपा हैरान हो गई कि रुद्र यह कैसी बातें कर रहा है, लेकिन फिर भी कृपा बच्चों को स्कूल भेजकर सीधा अपने सास ससुर के घर चली गई। वहाँ पहुँचकर उसने देखा कि गीतिका भी आई हुई है। उसे थोड़ी हैरानी हुई कि सब लोग यहाँ पर क्यों आए हुए हैं। साथ में शर्मा जी का भी पूरा परिवार बैठा हुआ है। रुद्र ने कृपा को आराम से सारी बातें बताई। सुनकर कृपा को यकीन नहीं हुआ कि ऐसा कैसे हो सकता है, और वह ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। वह बोली, नहीं, तुम क्या बोल रहे हो रुद्र? मेरे सपनों के घर में इतना बड़ा ग्रह कैसे लग सकता है, और अब हमारा क्या होगा? रुद्र ने बोला, चिंता मत करो कृपा, बस यह सोचो कि हमारी जान बच गई। कृपा ने बोला, हाँ, ये बात तो है, भगवान की दया से तुम्हें और मम्मी पापा जी को कुछ नहीं हुआ, वरना पता नहीं क्या हो जाता। लेकिन अब क्या होगा रुद्र? रुद्र ने बोला, कुछ नहीं होगा, हर समस्या का समाधान होता है, ईश्वर से बड़ा कुछ नहीं होता। गीतिका ने बोला, मैं मेरे ससुराल के पंडित जी को बुलाती हूँ, वह इन सब मामलों में बहुत जानकार हैं और वह ज़रूर कोई ना कोई उपाय बताएंगे, उनसे बात करके देखती हूँ। और गीतिका ने अपने ससुराल के पंडित जी को कॉल किया। थोड़ी देर में वह आ चुके थे। गीतिका ने उन्हें सारी बात बताई कि मेरे भैया भाभी का नया मकान बनवाया है और सब कुछ बहुत विधि विधान से हुआ है। मिट्टी की जांच भी करवाई थी प्लॉट लेने से पहले। गृह प्रवेश की पूजा में भी सब कुछ किया गया था जैसा पंडित जी ने बताया था। लेकिन फिर अब ये मुसीबत कैसे आ गई उस घर में? वहाँ नेगेटिव एनर्जी कैसे आ गई उस घर में? पंडित जी ने बोला, पहले मुझे जाकर घर देखना पड़ेगा, हो सकता है यह आप लोगों के मन का वहम हो, क्योंकि ऐसा तो नहीं हो सकता। अब पंडित जी को लेकर सब लोग रुद्र के नए घर पर गए। घर के अंदर घुसते ही पंडित जी को महसूस हो गया कि यह कुछ तो गड़बड़ है। उन्होंने बोला, बाहर चलो, सब बाहर चलो, यहाँ कोई सुरक्षित नहीं है। बस समझ लो, इस घर में ईश्वर की पूजा हो चुकी है, ईश्वर का दिया जल रहा है, इसलिए तुम लोगों की जान बची हुई है। तुरंत बाहर निकलो, यहाँ रहना सुरक्षित नहीं है। और पंडित जी तेजी से सबको बाहर लेकर आ गए और बोले, मैं हैरान हूँ, 2 रातें तुमने इस घर में गुजारी हैं, ईश्वर की बहुत कृपा है तुम पर, वरना पता नहीं क्या होता। इस घर में एक नहीं, हजारों आत्माएं हैं जो समय समय पर आती रहेंगी। रुद्र ने बोला, ये आप क्या बोल रहे हैं पंडित जी? ऐसा कैसे हो सकता है? हजारों आत्माएं मेरे घर में कैसे आ सकती हैं? मैंने ऐसा कौन सा पाप कर दिया है? बल्कि इस भूमि की मिट्टी की जांच मैंने यहाँ के सबसे बड़े पंडित से करवाई थी और उन्होंने खुद जांच की थी। पंडित जी ने बोला, हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। और वह बाहर लॉन की तरफ चले गए और वहाँ की मिट्टी निकालने लगे। उन्होंने थोड़ी खुदाई की और थोड़ी मिट्टी हाथ में उठाई और कोई मंत्र पढ़ा और फिर तेज़ी से मिट्टी को ज़मीन के ऊपर फेंक दिया और बोला, तुरंत गंगाजल लाओ, तुरंत गंगाजल लाओ। जल्दी से गंगाजल मंगाकर उन्होंने अपना हाथ धोया और बोला, बहुत बड़ा अपशगुन हो चुका है इस घर में, और यह अपशगुन हुआ नहीं है बल्कि किया गया है। तुम सही बोल रहे हो, तुमने भूमि की जांच करवाई थी और यह भूमि पूरी तरह से शुद्ध थी, यहाँ कोई आत्मा नहीं थी, लेकिन इसे अशुद्ध बनाया गया है, इसमें बुरी आत्माओं को बसाया गया है।
जो किसी ने जानबूझकर किया है। कोई ऐसा है जो नहीं चाहता कि तुम इस घर में रहो। कोई ऐसा है जिसे बर्दाश्त नहीं हो रहा तुम्हारा यह नया घर। रुद्र ने बोला, ऐसा कैसे हो सकता है पंडित जी? कोई एक अच्छी पवित्र भूमि पर आत्माओं को लाकर कैसे बसा सकता है? ऐसा कैसे संभव है? आप कैसी बातें कर रहे हैं? पंडित जी ने बोला, तुम्हें पता है अभी जो मिट्टी मैंने उठाई? रुद्र ने बोला, हाँ, क्या हुआ उस मिट्टी में? पंडित जी ने बोला, वह मिट्टी सामान्य मिट्टी नहीं है। तुम्हारे ज़मीन की मिट्टी में कुछ किया गया है। रुद्र ने बोला, क्या किया गया है? पंडित जी ने बोला, यहाँ के मिट्टी की खुदाई की गई है और दूसरी मिट्टी इसके ऊपर बिछाई गई है। रुद्र ने बोला, मैं कुछ समझा नहीं। पंडित जी ने बोला, तुमने ज़मीन तो अच्छी खरीदी थी और उस पर काम भी करवा दिया, लेकिन 24 घंटे निगरानी तो नहीं रख सकते ना। किसी जलनखोर ने यहाँ की मिट्टी में शमशान घाट की मिट्टी लाकर और उस पर कुछ जादू टोना करके मिला दिया है। और यह कोई ऐसा आदमी कर सकता है जिसे इस बारे में बहुत अच्छी जानकारी हो, जो तंत्र मंत्र का ज्ञान रखता हो। शमशान घाट की मिट्टी में बहुत नेगेटिव एनर्जी हो सकती है। वहाँ हजारों लाशों का दाह संस्कार हुआ रहता है। वहाँ आत्माओं का वास हो सकता है, क्योंकि आखिर शरीर छोड़कर जो आत्माएं निकल चुकी हैं और जिनका अभी तक कोई जन्म नहीं हुआ है, वह कहीं तो रहती होंगी। अक्सर वो ऐसी जगहों पर ही रहती हैं। वहाँ की मिट्टी को लाकर और तंत्र मंत्र के साथ उसे यहाँ की मिट्टी में सम्मिलित किया गया है। इसलिए इस घर में हजारों आत्माएं घूम रही हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर एक आत्मा ने कब्जा करके इसे अपना घर बना लिया है। इस मिट्टी की वजह से हर आत्मा का घर बन चुका है यहाँ। जो आत्माएं उस शमशान घाट में थी और अब ये अपनी भूमि मान रही हैं इसे, इसलिए तुम्हारा यहाँ रहना अब उन्हें बर्दाश्त नहीं हो रहा है। सुनकर रुद्र हैरान हो गया और कृपा तो ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। हमारा ऐसा कौन दुश्मन है जो हमारे साथ ऐसा कर सकता है? पंडित जी ने बोला, जो भी है, तुम्हारा कोई खास है जो तुम्हारे घर को देखकर खुश नहीं है, जो तुम्हारे इस घर के भूमि पूजन में आया हो, इस घर के गृह प्रवेश में आया हो, उनमें से ही किसी का काम है यह। रुद्र ने बोला, गृह प्रवेश में तो यह संभव नहीं है। बाहर लॉन में तो मैंने खाने पीने का इंतज़ाम किया था और घर के अंदर पूजा चल रही थी। पंडित जी ने बोला, हाँ, यह काम भूमि पूजन के बाद ही हुआ है या फिर भूमि पूजन के वक्त ही हुआ है, इसीलिए शायद भूमि पूजन सफल नहीं हो पाया। रुद्र परेशान था, ऐसा कौन कर सकता है? पंडित जी ने बोला, क्या तुम्हें किसी पर शक है? रुद्र ने बोला, भूमि पूजन पर तो मेरे अपने घर परिवार के ही सारे लोग थे। मम्मी पापा, मेरे बहन बहनोई, मैं, मेरा परिवार, पंडित जी, और तो किसी बाहरी को हमने बुलाया नहीं था। और शर्मा अंकल और उनकी फैमिली, क्योंकि ये हमारे बहुत खास हैं। और तो ऐसा कोई नहीं था। तभी गीतिका ने बोला, नहीं भैया, एक और आदमी था, आपके मकान मालिक। रुद्र ने बोला, हाँ, विजय अंकल, वो भी आए थे भूमि पूजन में, लेकिन इनमें से ऐसा कोई नहीं था जो यह काम करे। फिर ऐसा कौन कर सकता है? गीतिका ने बोला, अब यह तो सोचना पड़ेगा। पंडित जी ने बोला, सोचने की ज़रूरत नहीं है, अभी पता चल जाएगा। और उन्होंने मिट्टी हाथ में उठाई थी, उस मिट्टी पर थोड़ा सा कपड़ा डाला, थोड़ा सा केरोसिन डाला और आग लगा दी। वो मिट्टी अजीब सी काली हो गई जलकर। उसके बाद उस मिट्टी के ऊपर गंगा जल डाल दिया। पंडित जी ने बोला, अब जल्दी ही पता चल जाएगा ये किसका काम है, क्योंकि जिसने भी यह काम किया है, जल्दी ही उसकी तबीयत खराब होने की सूचना मिलेगी तुम्हें। और सच में थोड़ी ही देर में रुद्र के मकान मालिक विजय अंकल की तबीयत खराब होने की सूचना मिली कि उन्हें माइनर हार्ट अटैक आया है और वह अस्पताल में भर्ती हैं। सुनकर रुद्र हैरान हो गया, मतलब विजय अंकल? पंडित जी ने बोला, हाँ, जितने लोग भी भूमि पूजन में आए थे सब सुरक्षित हैं, किसी को कुछ नहीं हुआ। लेकिन तुम्हारे मकान मालिक, तुम्हारे विजय अंकल, देखो, वह अस्पताल पहुंच गए। ये उन्हीं का काम है। अब उनसे जाकर पूछना पड़ेगा कि उन्होंने क्या किया है, कैसे किया है। अगर वो बता दे तो शायद मैं इसका कोई काट कर सकता हूँ, क्योंकि या तो मेरा अंदाज़ा है कि यहाँ शमशान घाट की मिट्टी डाली गई है। उन्होंने क्या किया है मुझे नहीं पता, पहले उनसे सारी बात पता करनी पड़ेगी। रुद्र बोला, मैं अभी जाता हूँ उनके पास। और रुद्र गुस्से में विजय अंकल के पास पहुँच चुका था। वह अब खतरे से बाहर थे। डॉक्टर उन्हें उनकी दवाइयाँ और परहेज के बारे में समझा रहे थे और डिस्चार्ज देने की तैयारी कर रहे थे कि तभी रुद्र वहाँ पहुँच चुका था। विजय अंकल ने बोला, अरे बेटा रुद्र, तुम आ गए। मुझे पता था मेरी तबीयत की खबर सुनकर तुम भागे भागे चले आओगे। इतना प्यार करते हो ना मुझसे। रुद्र ने बोला, हाँ अंकल,
मैं तो आपसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन आप शायद मुझसे प्यार नहीं करते। विजय अंकल ने बोला, क्यों बेटा, ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? रुद्र ने बोला, आपने मेरे नए घर के साथ क्या किया है विजय अंकल? मुझे सब पता चल चुका है। सच सच बताइए, आपने मेरे नए घर के साथ क्या किया है? विजय अंकल ने बोला, ये कैसी बातें कर रहे हो रुद्र? मैंने तुम्हारे नए घर के साथ क्या किया है? रुद्र ने बोला, हमें सब पता चल चुका है, और किसने किया है ये भी पता चल चुका है। वो आप ही हैं विजय अंकल, वो आप ही हैं। अब झूठ बोलने से कोई फ़ायदा नहीं है। पहले तो विजय जी ने नानुकुर की, लेकिन फिर रुद्र ने उन्हें अपने बच्चों की कसम दी तो उन्होंने सारा सच उगल ही दिया। हाँ हाँ, मैंने ही किया था। मैं नहीं चाहता था कि तुम्हारे जैसा किराएदार मेरा घर खाली करे। 10 सालों से तुम मेरे घर में रह रहे थे। वक्त पर किराया देना, घर की देखभाल करना, रख रखाव करना, व्यवहार कुशल होना, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं थी। ऐसे किराएदार मुश्किल से मिलते हैं, और वह किराया मेरे लिए बहुत बड़ा सहारा था। अगर तुम वो घर खाली कर देते तो पता नहीं फिर मुझे ऐसा किराएदार मिलता या नहीं। मैं कभी नहीं चाहता था कि तुम वो घर खाली करो, इसलिए मैंने यह सब कुछ किया। रुद्र ने बोला, और मैं वह घर खाली ना करूं, इस लालच में आपने मेरे जीवन भर की जमा पूंजी बर्बाद करवा दी। मैंने इतना बड़ा लोन ले रखा है, आपको मेरी परेशानियां नहीं दिखी? विजय अंकल रो रहे थे। पता नहीं बेटा, मुझे क्या हो गया था, मैंने ये गलती कर दी, लेकिन मैं क्या करूं, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था। रुद्र ने बोला, आपने गलती नहीं, आपने बहुत बड़ा पाप किया है, और आप जो इस अस्पताल में है ना, उसी पाप का फल आपने भोगा है। क्योंकि हमने पंडित जी को बुलाया था और उन्होंने उस मिट्टी की जांच की जिस मिट्टी को आपने अपवित्र किया है, और उसी मिट्टी की जांच के दौरान उन्हें यह समझ में आ चुका था कि इस मिट्टी में आपने नकारात्मक शक्तियों को डाला है। और जब उसी मिट्टी को पंडित जी ने कैरोसिन डालकर जला दिया तो आपको यह माइनर हार्ट अटैक आ गया। विजय जी हैरान थे कि ऐसा भी हो सकता है। उन्होंने बोला, हाँ, मुझे थोड़ा बहुत तंत्र मंत्र आता था, और मुझे यह तरीका पता था कि किसी भूमि को दूषित कैसे किया जाता है। इसलिए मैंने यह किया ताकि तुम लोग डर के मारे उस घर में ना जाओ और मेरे घर में ही किराएदार बनकर रहते रहो। रुद्र ने बोला, आपने मुझे पूरी तरह से बर्बाद कर दिया, और आपने एक बार भी नहीं सोचा कि इससे हमारी जान को भी खतरा हो सकता है। अगर मुझे कुछ हो जाता तो कृपा और बच्चों का क्या होता? मेरे माँ बाप मेरे बिना कैसे जीते? विजय जी रो रहे थे और बोल रहे थे, मुझे नहीं पता किस भूल, किस बेवकूफ़ी में मैंने ये गलती कर दी। मुझे माफ़ कर दो रुद्र, मुझे माफ़ कर दो। रुद्र ने बोला, पहले आप चलकर पंडित जी को बता दें कि आपने क्या किया है और कैसे किया है, ताकि पंडित जी इसका कोई काट निकाल सके, वरना मैं पूरी तरह से बर्बाद हो जाऊंगा। आपने एक अच्छे खासे घर को आत्माओं का घर बना दिया है। विजय जी ने बोला, हाँ, तुम पंडित जी को लेकर मेरे घर आ जाओ, मैं उन्हें सारी बातें बताऊंगा। मैंने क्या किया है, कैसे किया है, सब कुछ बता दूंगा। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ रुद्र, हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। रुद्र गुस्से में वहाँ से चला गया। वैसे भी विजय जी की हालत ऐसी नहीं थी कि इस समय उन्हें ज़्यादा कुछ सुनाया जाए। दोस्तों, क्या रुद्र अपने घर से उन बुरी आत्माओं को निकाल पाएगा? क्या पंडित जी कोई ऐसा उपाय बताएंगे जिससे उस घर में मौजूद हजारों बुरी आत्माओं का प्रभाव समाप्त किया जा सके? या फिर वो आत्माएं हमेशा के लिए उस घर पर कब्जा कर लेंगी और वह घर आत्माओं का घर बनकर रह जाएगा? क्या रुद्र के जीवन भर की जमा पूंजी बर्बाद हो जाएगी? क्या कृपा और उसके बच्चों का अपने सपनों के घर में रहने का सपना कभी पूरा हो पाएगा? और आखिर विजय अंकल ने ऐसा कौन सा तंत्र मंत्र किया जिसका असर इतना भयानक हो गया? इन सभी सवालों के जवाब मिलेंगे कहानी के अगले भाग में, क्योंकि अक्सर कहा जाता है शमशान की मिट्टी केवल आत्माओं को नहीं बुलाती, कभी कभी वह किसी ऐसी चीज़ को भी जगा देती है जिसे सोया ही रहने देना चाहिए। और अगर यह बात सच हुई तो रुद्र के घर की असली डरावनी कहानी अभी शुरू भी नहीं हुई है। कौन जाने, आज रात जब आप यह कहानी सुनकर सोने जाएं तो आपके कमरे के बाहर भी कोई धीमे धीमे कदमों से चल रहा हो, या फिर किसी बंद कमरे की खिड़की बिना हवा के अपने आप हिलने लगे। अगर ऐसा कुछ हो तो पीछे मुड़कर देखने की गलती मत कीजिएगा, क्योंकि हर आवाज़ इंसानों की नहीं होती। मिलते हैं अगले भाग में। अगर उस घर की दीवारों में छिपा रहस्य खुद सामने आने से पहले किसी और को अपना शिकार न बना ले। अब इंतज़ार कीजिए इसके अगले भाग का, जहाँ पता चलेगा कि क्या पंडित जी ने उन हजारों आत्माओं को उस घर से निकाल पाएंगे।
या फिर रुद्र का सपनों का घर हमेशा के लिए आत्माओं का अड्डा बन जाएगा? और अब कमेंट में ज़रूर लिखिए, मैं नहीं डरा, अगर हिम्मत है तो। या फिर सच सच बताइए, कहानी सुनते वक्त आपके रोंगटे खड़े हुए या नहीं। साथ ही अगर कहानी पसंद आ रही हो तो कड़वा सत्य को लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।